तो दोस्तों चलिए आज आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का सेट नंबर 9। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक मैंने 8 सेट प्रोवाइड करा दिए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ये 9वां सेट चल रहा है। सभी को पता होना चाहिए कि ये साइंस का सेट चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए चल रहा है? तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और एएलपी के लिए चल रहा है। उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला होता है। तो आज भी इसमें क्या है कि इस सेट जो 9वां सेट है इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। तो दोस्त मिस मत कीजिएगा या बीच में छोड़ उड़ के मत जाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आप मिस कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट तक के देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक के दोस्त क्या होता है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और आप बीच में ही छोड़ करके गायब हो जाते हैं। ये गलत बात है, ठीक है। इसलिए बीच में छोड़ के मत जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं, मन से तैयारी कर रहे हैं एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, तो देखिए वीडियो को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। एनसीईआरटी सब आपको जो है एग्जाम आप जो है फ्री में नहीं पढ़ाएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पढ़ लीजिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं कि दोस्त जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है उसे शुरू करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कर रहा है इसमें कि टैडपोल के काया पलट के लिए पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए। जी हाँ, क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। एक बार और आप पढ़ लीजिए फिर से, फिर समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम आपको समझा देंगे। टैडपोल के काया पलट के लिए, समझ में आ रहा है? टैडपोल के काया पलट के लिए नहीं समझ में आएगा, चलिए आपको बताते हैं कि पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है उपलब्ध होना चाहिए। आपको हम बता देते हैं, टैडपोल के काया पलट कहने का मतलब होता है कि थायरोक्सिन। क्या होता है? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन में आपको पता होता है कि कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। तो थायराइड ग्रंथि में अगर किसकी कमी हो जाए तो क्या उत्पन्न हो सकती है, यह पता होना चाहिए। तो थायराइड ग्रंथि में से क्या उत्पन्न होती है? घेंघा रोग उत्पन्न होती है। किसकी कमी से होती है? तो वो नमक की कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है। पता है ना ये चीजें? तो आयोडीन की कमी से, तो वही इसमें कह रहा है कि किसकी उपलब्धता जो है होनी चाहिए, जान लीजिए। तो ये फोर्थ नंबर, आयोडीन की उपलब्धता होनी चाहिए। नहीं होगा तो आपको पता है थायरोक्सिन ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन जो होता है उसमें नमक की कमी से क्या हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाएगा। वही कह रहा है कि टैडपोल में काया पलट के लिए, टैडपोल के काया पलट के लिए पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए? ये आयोडीन होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से दोस्त काफी इंपॉर्टेंट इसमें भी क्वेश्चन डाला हुआ है, अंत तक के देखिएगा, पता लगेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें क्या कि एड्स एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, कैसे फैलता है ये बताना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपको क्या कह रहा है इसमें कि भोजन साझा करते हैं। अगर हम भोजन आपसे साझा करेंगे, मुझे एड्स है तो क्या आपको एड्स हो सकता है, ये है। या दूसरा नंबर देख लीजिए कि रक्त आधान से। या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि कंघी साझा करने से, हेयर जो कंघी करते हैं क्या उससे साझा करने से। या चौथा नंबर आपको कहता है कि मच्छर के काटने से। दोस्त किससे एड्स फैल सकता है? एक दूसरे व्यक्ति से। आपको हम बता देते हैं दोस्त, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा आप ऑप्शन देख करके, लेकिन जान लीजिए कि रक्त के आधान से। अब रक्त के आधान से थोड़ा समझ लीजिए कि आधान मतलब होता क्या है। रक्त के आधान कहने का मतलब होता है कि मेरा ब्लड अगर किसी और के ब्लड में, अगर हम एड्स संक्रमित है, अब मेरा ब्लड अगर किसी के बॉडी में किसी भी माध्यम से चला जाए तो वो रक्त आधान होता है। चाहे वो सिरिंज की मदद से चला जाए, मुझे सिरिंज लगाया, वही सिरिंज आपको लगा दिया तो एड्स होने की संभावना रहेगा, ठीक है। या लेजर से दाढ़ी बना रहे हैं, मुझे एड्स है, लेजर से दाढ़ी बनाया जा रहा है, आपको उसी लेजर से बना दिया जाए, कट गया मेरा, आपका ब्लड में फिर वो कट जाएगा, वो चला जाएगा, फिर जो है क्या होगा कि क्या हो सकता है? एड्स होने की संभावना रहता है। बाकी और चीजों से नहीं होता है, छूने से, कंघी करने से, ये सब चीजों से नहीं होता है। ये सब समाज में सिर्फ कुवार्ताएं हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन। दोस्त अगला क्वेश्चन कहता है कि यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए पूरी तरह से मां जिम्मेदार होती है, ये गलत है, ठीक है। तो क्यों गलत है ये बताना है। क्या पूरी तरह से मां ही जो है बच्चे का लिंग का जो है जिम्मेदार होती है, कि लड़का अगर जन्म लिया चाहे लड़की जन्म हुआ उसकी जिम्मेदारी पूरी मां को होती है? क्या ये गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है, यही है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है ये बताना है इसमें। पहला ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कहता है कि केवल मां में सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, क्या ऐसा है? या दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर कहता है कि मां के शरीर में विकसित होती है बच्चे, इसलिए जो है बच्चे का लिंग जो है पूरी तरह से मां जिम्मेदार होती है, ये गलत है। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर आपको क्या है कि एक सेक्स
कहता है कि एक सेक्स क्रोमोसोम मां के और दूसरा क्रोमोसोम जो होता है वो पिता से प्राप्त होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं, जब भी कोई बच्चे की जन्म होती है तो बच्चे का जन्म होता है तो उसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम जो होता है आपका मां से प्राप्त होता है, एक क्रोमोसोम जो होता है क्या होता है पिता से प्राप्त होता है। पिता यानी पुरुष में जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। ध्यान रखिएगा, महिला में जो होती है क्रोमोसोम वो एक्स एक्स होती है। एक्स क्रोमोसोम या तो डोनेट महिला करेगी, पुरुष जो है वाई क्रोमोसोम करेगा, तो लड़के जन्म लेंगे एक्स वाई करके। नहीं तो पुरुष अगर एक्स क्रोमोसोम डोनेट किया इधर से, जो है महिला एक्स क्रोमोसोम किया तो एक्स एक्स मिल करके जो है लड़की का जन्म होता है। ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं हम आपको पिछले क्लास में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है इसलिए हम लेकर के आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यदि प्रतिकर्षित करने का कारण क्या हो सकता है, यह प्रतिकर्षित क्यों करता है, कारण क्या हो सकता है? पहला देख लीजिए, पहला कहता है इसमें कि केवल घर्षण बल हो सकते हैं। ठीक है, कि घर्षण बल से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सकते हैं। क्या ये हो सकता है? या दूसरा नंबर कहता है कि स्थिर क्या दे रहे, केवल स्थिर वैद्युत हो सकता है। ठीक है, या तीसरा नंबर कहता है कि केवल चुंबकीय बल हो सकता है। या चौथा नंबर आपको कह रहा है इसमें या तो चुंबकीय बल होगा या तो स्थिर वैद्युत बल होगा। क्या होगा? जो एक दूसरे को दो वस्तु क्या होगा कि प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, सटेगा नहीं बल्कि विकर्षित कर देगा। वो किस वजह से? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि दो ही वजह हो सकता है। देखिए पहले इसमें तो आप जान लीजिए कि चुंबक में ये नहीं दिया है कि उत्तरी ध्रुव है कि दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी उत्तरी ध्रुव है तो प्रतिकर्षित करेगा, दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव है प्रतिकर्षित करेगा, उत्तरी दक्षिणी है दक्षिणी उत्तरी है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि पोल हमें डिसाइड नहीं है, तो कब ये प्रतिकर्षित करेगा, जब क्या होगा कि वो चुंबकीय या स्थिर वैद्युत बल उसमें शामिल होगा, तब एक दूसरे को क्या करेगा, हमेशा प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, दोनों में चुंबकीय बल होगा या दोनों में स्थिर वैद्युत बल होगा, सामने लाएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि शुष्क मौसम जो होता है, ड्राई मौसम जो सीजन होता है, उसके दौरान जब हम बाल झाड़ते हैं तो कंघी जब करते रहते हैं तो क्या होता है, कंघी को झाड़ने के बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है दोस्त कंघी को जब हेयर के पास लाते हैं तो बाल खड़ा हो जाते हैं। ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन है, किस बल के कारण ये बाल खड़ा हो जाते हैं? ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं कि जब सर में हम कंघी करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ये बाल के माध्यम से कंघी में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसके पास जब लाते हैं तो ये दोनों आवेशित हो जाते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक है, नेगेटिव जो है आकर्षित कंघी में चले जाते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सो वो चले जाता है, एक दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं। तो वो किस बल के कारण करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल के कारण। किस बल के कारण? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल के कारण। तो ये मेरा सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि नीचे माध्यम में जो है सूची दी गई है। ठीक है, 4 गो सूची दिया गया है। इसमें क्या क्या दिया है कि एक लकड़ी है, पानी है, हवा है और क्या है कि निर्वात है। और कहता है किस माध्यम से ध्वनि जो है यात्रा कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि ध्वनि जो होता है वो सिर्फ निर्वात में जो है आपका क्या होता है कि चल नहीं सकता है, उस माध्यम से निर्वात माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं करती है, बाकी सभी चीजों से यात्रा करती है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका लकड़ी भी हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा, हवा भी हो जाएगा, मतलब 1 2 3 तीनों हो जाएगा। इसमें देख लीजिए ऑप्शन में 1 2 3 कौन सा होगा, वही मेरा करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम आपको बताते हैं कि ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी ध्वनि से ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है। तो ध्यान रखिएगा, ठोस में होती है, उसके बाद जो है पानी में होती है, सबसे कम जो होती है वो हवा में होती है ध्वनि की चाल। ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछा जा सकता है। ठीक है, हवा में मतलब कि ध्यान रखिएगा पूछा जाता है ये चीजें, तो हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। जी हाँ, ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है ये बताना है ऑप्शन में। ध्यान रखिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सवाल जो है पूछे जाते हैं। देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि इसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है? इसके आयाम पर निर्भर करती है। यही फर्स्ट मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्वनि की प्रबलता हमेशा ध्वनि के आयाम पे निर्भर करती है। दोस्त ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है इसमें कि एक वस्तु 50 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है। कितने हर्ट्ज पे कंपन कर रही है?
50 हर्ज पे कंपेयर कर रही है। इसका आवर्तकाल पीरियोडिक टाइम टेबल लीजिए, इसका क्या करना है कि निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। तो ध्यान रखिएगा आवर्तकाल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी निकल पाएगा। देखिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको टाइम निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। ठीक है, आवर्तकाल 1/t होता है, 1/t होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो f बराबर क्या होता है, ध्यान रखिए, f बराबर जो होता है 1/t होता है। हमें t निकालना है, क्या निकालना है, t। फ्रीक्वेंसी तो 50 दे ही दिया है, हमको t निकालना है। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। f की जगह पे फ्रीक्वेंसी 50 रख देंगे, 50 से 1 में भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। सेकेंड में ही इसको क्या करेंगे कि मेजर करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए ये मेरा ऑप्शन क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्त पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि किसी ध्वनि की प्रबलता कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम आपको बता दिए हैं इससे पहले ही क्वेश्चन कि ध्वनि की प्रबलता जो होती है किस पे डिपेंड करती है, आयाम पे डिपेंड करती है, करते हैं ना आयाम पे डिपेंड। तो हमें क्या है, प्रबलता बढ़ाना है, तो स्वाभाविक है मतलब कम करनी है। अच्छा, कम करने के लिए तो आयाम अगर कम करना है, तो कम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आयाम, प्रबलता कम करना है तो आयाम को जैसे ही कम करेंगे वैसे ध्वनि की प्रबलता भी कम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है, प्रबलता और आयाम एक दूसरे के समानुपाती होती है। आयाम कम करेंगे ध्वनि की प्रबलता कम होगी, आयाम बढ़ाएंगे ध्वनि की प्रबलता बढ़ेगी। तो इसमें आयाम देख लीजिए, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्वनि के कंपन के आयाम को घटा देंगे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि 1 हर्ट्ज बराबर होता है, 1 हर्ट्ज बराबर होता है, इसमें कितने के बराबर होता है ये कहता है। पहला देख लीजिए, पहला कहता है कि 1 कंपन प्रति मिनट, क्या ये होता है 1 हर्ट्ज बराबर, या दूसरा नंबर कह रहा है कि 10 कंपन प्रति मिनट, तीसरा कह रहा है कि 60 कंपन प्रति मिनट, या चौथा कह रहा है 600 कंपन प्रति मिनट। दोस्त 1 हर्ट्ज बराबर होता क्या है, ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं। 1 हर्ट्ज बराबर जो होता है ना, 1 हर्ट्ज बराबर 1 सेकेंड, 1 हर्ट्ज बराबर 1 सेकेंड। ध्यान रखिएगा, एक कंपन अगर करेगा, एक कंपन करेगा तो वो 1 सेकेंड में एक कंपन करेगा, ऐसे ऐसे कंपन क्या 1 सेकेंड। तो हमें जो है 60 कंपन करेगा तो कितने मिनट, 1 मिनट हो जाएगा। तो 60 कंपन बराबर 1 मिनट हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम इससे पहले ही बता दिए हैं आपको कि सेकेंड में इसको क्या करते हैं कि मेजर करते हैं, इसको मिनट में हम लोग क्या किए कि कन्वर्ट कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड की कंपन आवृत्ति होती है। जी हाँ, अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेंज, इसको बताना है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए। पहला आपको कह रहा है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है कंपन की, क्या ये होती है। या सेकेंड नंबर आपको कहता है कि 20 हर्ट्ज तक के जो हर्ट्ज से कम होती है। या थर्ड नंबर कह रहा है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। या चौथा इसमें कह रहा है आपको 500 से लेकर के 1000 हर्ट्ज के बीच होती है। जी हाँ, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी, कंपन करने की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, आपको हम बता देते हैं दोस्त। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कंपन करने की, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि ध्वनि की तारतम्य उसके किस पे निर्भर करती है, किससे निर्धारित होती है ध्वनि की तारतम्य जो होती है। सो पहला देख लीजिए, पहला फ्रीक्वेंसी, तो जी हाँ फ्रीक्वेंसी से ही होती है। किससे होती है, फ्रीक्वेंसी से ही तारतम्य निर्धारित होती है। ध्यान रखिएगा, आपको जान लीजिए ये चीजें, शायद आपको अगर पता न हो तो आपको बता देते हैं कि तारतम्य तीक्ष्णता जो होता है ध्वनि की, वो दोनों बराबर होते हैं। वो किससे होता है, वो आवृत्ति से ही निर्धारित होती है। ध्वनि कितना पतला होगा, कितना मतलब कि मोटा होगा, वो इसी के पे डिपेंड करती है, आवृत्ति पे ही, फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब विद्युत धारा को चालन बिलियन से गुजारा जाता है, मतलब कि विद्युत जिससे गुजरे वो वाली बिलियन से जब गुजारा जाता है, तो बिलियन का रंग क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है। रंग क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। यह क्या दिखाना चाहता है, ठीक है, यह क्या दिखाना चाहता है। पहला नंबर देख लीजिए कि कहता है कि धारा के प्रभाव को दर्शाता है यह, कि बिलियन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किए तो उसका बिलियन का रंग चेंज हो गया। तो वो क्या दिखा रहा है हमें कि रासायनिक प्रभाव को दिखा रहा है, क्या ये दिखाता है। या दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि धारा के उष्मीय प्रभाव को दिखाता है। या तीसरा नंबर कह रहा है धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाता है। या चौथा नंबर आपको कह रहा है इसमें धारा के बिजली गिरने को दर्शाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर बिलियन का रंग चेंज हो रहा है तो समझिए उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि धारा उससे प्रवाहित हो रहा है,
यही प्रभाव को दिखाता है। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा बिलियन जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। जी हाँ, इसमें से कौन से बिलियन में क्या होगा कि विद्युत जो होगा वो नहीं चलेगा। देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि नींबू के रस में क्या होता है कि बिजली नहीं चलता है। दोस्त इसमें चलता है, इसमें विद्युत चलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिरका में भी चलता है। थर्ड नंबर आपको कहता है कि नल के पानी में, इसमें भी चलता है क्योंकि खनिज लवण होते हैं। चौथा कह रहा है इसमें कि वनस्पति तेल में। दोस्त वनस्पति तेल में नहीं चलता है क्योंकि वनस्पति तेल जो होता है वो रिफाइंड होता है, उसमें जल्दी से इलेक्ट्रॉन जो है गमन नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन का संचालन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। तो वनस्पति तेल में क्या होता है कि विद्युत का चालन नहीं होता है। दूसरी बात समझ लीजिए कि शुद्ध जल जो होता है, प्योर वाटर जो होता है, उसमें भी विद्युत का चालन नहीं होता है क्योंकि उससे क्या होता है कि खनिज लवण निकाल लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें संचालन नहीं कर पाती है। इसलिए प्योर वाटर में भी क्या होता है कि विद्युत चालन जो होता है वो नहीं होता है। इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल आकृति बल्ब को जो है चमक नहीं देगी। मतलब कि बल्ब को चमक नहीं देगी मतलब क्या, बल्ब नहीं जलेगी। ये कहिए किस घोल में नहीं जलेगी। ध्यान रखिए, कहता है कि सोडियम क्लोराइड के घोल में नहीं जलेगी। दोस्त इसमें जलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब तक कराते हैं तो उसमें जलता है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। दूसरा नंबर कहता है कॉपर सल्फेट। दोस्त ये भी जलता है, इसमें भी जलता है। सिल्वर नाइट्रेट ये भी जलता है, इसको ध्यान रखिएगा। जलेगा नहीं कौन, तो इसमें हमारा चौथा नंबर पतला पानी में चीनी के घोल में क्या होगा कि विद्युत बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, क्यों नहीं जलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें प्रवाहित नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन का संचालन इसमें नहीं हो पाता है, इसलिए जो है क्या होता है कि नहीं चलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है इसमें कि इलेक्ट्रोस्कोप एक उदाहरण है जिसका उपयोग करके क्या पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप का, जी हाँ, अगर नाम पहला बार सुने हैं तो जान लीजिए इस चीज को। इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है आपको हम बताते हैं। तो किसी भी पदार्थ में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है उसमें कि नहीं हो रही है, इसी चीज को क्या करता है कि इलेक्ट्रोस्कोप से वो मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवाहित होता है उसे आवेशित कर देता है, तो वो चीज आवेशित हो जाता है, वो चीज आवेशित हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रोस्कोप यही देखता है कि वो पदार्थ जो है, चाहे वो भी जो भी वस्तु है, वो आवेशित हुई है या नहीं हुई है, इसी चीज को मेजर करती है। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप से हमेशा क्या होता है कि आवेशित जो है मापा जाता है कि आवेशित हुआ है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का चालन हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगला नंबर देखिए क्वेश्चन। अगला नंबर कह रहा है आपको कि भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट कौन सी है। जी हाँ, पृथ्वी के किस प्लेट में जो है भूकंप आती है या भूकंप जो होती है वो किस प्लेट पर जो है आती है, ये पृथ्वी के कौन से प्लेट इसके लिए उत्तरदायी होती है भूकंप के लिए, ये पूछा जा रहा है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर आपको कह रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी, क्या ये उत्तरदायी होती है, या दूसरा नंबर आपको कह रहा है इसमें पृथ्वी का मेंटल, या तीसरा नंबर आपको कह रहा है इसमें क्या पृथ्वी का जो है आंतरिक कोर, या चौथा इसमें कह रहा है कि बाहरी कोर। दोस्त पृथ्वी के भूकंप के लिए कौन जो है उत्तरदायी होता है, ध्यान रखिएगा। आपको हम बता देते हैं पृथ्वी का वैसे जो भूकंप आता है वो हम आपको बताते हैं कि क्रस्ट में आता है। क्या आता है दोस्तों, क्रस्ट में आता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्रस्ट में आता है। क्रस्ट का कहने का क्या मतलब कि ऊपरी परत। भूकंप पृथ्वी का क्या सबसे ऊपरी परत को ही क्रस्ट कहते हैं, उसी में क्या होता है कि भूकंप आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर पृथ्वी की परत पपड़ी हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे दिया है कि आंख का वह कौन सा भाग है जो प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करता है, या प्रकाश को जो कंट्रोल करता है आंख का भाग वो क्या कहलाता है, ये बताना है। तो आपको हम बता देते हैं दोस्त, आंख में जो होता है जो प्रकाश को कंट्रोल करता है वो करता है आइरिस। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, आइरिस करता है। आइरिस करता है जब प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ेगा तो वो क्या होता है कि सिकुड़ जाता है। जब आप अंधेरे में जाइएगा प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वो धीरे धीरे फैल जाता है, ध्यान रखिएगा। वो फैलने सिकुड़ने के काम करता है, फैलने सिकुड़ने से ही क्या करता है कि प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ज्यादा प्रकाश है कम प्रकाश है वो कंट्रोल करता है और आंखों के अंदर फिर जो है वो भेजता है। ठीक है, तो उसका काम होता है आइरिस का। आइरिस को क्या करते हैं इसमें देख लीजिए। अच्छा, ऑप्शन में आइरिस नहीं दिया है ना, तो ऑप्शन में क्या है कि देख लीजिए, ये
परितारिका है, ठीक है। परितारिका को ही क्या कहते हैं कि आइरिस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है। या तो आइरिस दे देगा ना तो आपको परितारिका दे देगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों में से कोई दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि हम एक क्या है कि गैर चमकदार वस्तु को तब देख सकते हैं जब क्या, तब कब हम देखते हैं जब कोई वस्तु न चमकने वाली होती है। जैसे मान लीजिए कि हम सूर्य है, सूर्य को तो देख लेते हैं क्योंकि वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसके बाद जो आपको बताते हैं तारे होते हैं, उसको देख लेते हैं। तो जो लोग प्रकाश, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे तो हम देख लेते हैं, लेकिन जो उत्सर्जित नहीं करती है प्रकाश, उसको हम कब देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसको हम कब देखेंगे दोस्त, तब हम देखेंगे जब क्या होगा कि उससे जो है प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों तक के आएगी। प्रकाश किसी भी माध्यम से आएगी, उस पर टकराएगी, उस टकराने के बाद फिर हमारी आंखों पर आएगी, फिर हम उस वस्तु को देख पाएंगे। और टकरा करके जब प्रकाश आती है वापस, तो उसे परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। तो वस्तु के प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमारी आंख किसी भी वस्तु को देख पाती है। तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। वस्तु हमारी आंखी की ओर क्या होगी कि परावर्तित होती है, तब हम उसको देख पाते हैं। चलिए यह है अपना लास्ट क्वेश्चन। कहता है कि मानव आंख में क्षण और शंकु में संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यही बताना है। जी हाँ, तो जान लीजिए ये चीजें हम आपको बताते हैं कि क्षण और शंकु के माध्यम से ही क्या होता है कि हम पूरी दुनिया को कलरफुल देख पाते हैं, रंगीन देख पाते हैं। नहीं तो हमें दुनिया क्या नजर आएगी? ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगी। जान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट जो है जानवरों को नजर आती है, जैसे कि कुत्ते बिल्ली जो होते हैं ना, उन्हें रंगीन दुनिया नजर नहीं आती है। हम जिस तरह से रंगीन दुनिया देख पाते हैं, इसी क्षण और शंकु के मदद से देख पाते हैं। और ये क्षण शंकु जो होते हैं कुत्ते बिल्लियों में नहीं होते हैं, वो दुनिया को हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें है, आपको कह रहा है इसमें कौन सा कथन सही है ये बताने के लिए। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि शंकु मंद प्रकाश के प्रति जो है संवेदनशील होती है। जी नहीं, ये गलत है। मंद नहीं बल्कि तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। अधिक जब तेज प्रकाश आती है तो वह तुरंत एक्टिव हो जाती है पहचानने के लिए। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्त ये थे अपने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्या होता है कि डेली अपडेट होता है आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्त मिस मत कीजिएगा किसी भी वीडियो को एग्जाम तक के, जब तक आपका एलपी या टेक्नीशियन का एग्जाम नहीं होता है। दोस्त कंटिन्यू बने रहिए, हम आपको पूरी सिलेबस साइंस का कंप्लीट करवाएंगे और उसी से आएंगे, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। कंट्रोल रखिए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 2-4 दिनों में काफी इंपॉर्टेंट सिलेबस, मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने हम लाने जा रहे हैं। इसलिए क्या कीजिए, अभी तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। मैं तो यही कहूंगा कुछ समय के लिए, जब तक आपका एलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि हम पूरे एग्जाम तक के दोस्त साइंस को कवर करवाएंगे, जैसे भी हो, जहां से भी हो, जैसे अब मेरी क्षमता जितनी होती है, मैं पूरी क्षमता के साथ आपको हर मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर टेस्ट नहीं दिए हैं तो टेस्ट जाकर के दे लीजिए। टेस्ट में नाम आज प्रकाशित होने जा रहा है, किस किस ने टेस्ट दिया है, कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, इसलिए टेस्ट को भी मिस मत कीजिए, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और अगर इस सबका पीडीएफ चाहिए तो दोस्त टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहीं पे हम आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए फिर इजाजत दीजिए हमें, हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।